अब कहता है जैसे कि एंटोनी लेवाइजर जो थे, ठीक है, उन्होंने कब, तो उन्होंने ही, जो एंटोनी लेवाइजर जो थे उन्होंने ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कॉन्सेप्ट दिए थे। तो बोलेंगे एंटोनी लेवाइजर द साइंटिस्ट, जो एंटोनी लेवाइजर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कॉन्सेप्ट दिए थे। तो कौन सा साइंटिस्ट है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मास दिए थे, तो एंटोनी लेवाइजर वाज गिवन बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी एंटोनी लेवाइजर जो थे उन्होंने ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कॉन्सेप्ट दिए थे। ठीक, और कहता है कि 18वीं सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में, 18वीं सदी में क्या हुआ, तो 18th सेंचुरी में जो है बहुत से साइंटिस्ट लोग यह नोटिस किए कि जब केमिकल रिएक्शन कराया गया, कब, जब केमिकल रिएक्शन कराया गया, तो केमिकल रिएक्शन के दौरान उन्होंने क्या पाए, तो केमिकल रिएक्शन के दौरान पाए कि जो मास होता है उस मास में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा था, कोई भी चेंजिंग नहीं आ रहा था। ध्यान से समझिएगा हम कहना क्या चाहते हैं। जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने जब केमिकल रिएक्शन कराया, तो केमिकल रिएक्शन के दौरान उन्होंने क्या पाया, तो केमिकल रिएक्शन के दौरान उन्होंने यह पाया कि जो मास है, यानी एक क्लोज कंटेनर में क्या किया गया, केमिकल रिएक्शन कराया गया, और केमिकल रिएक्शन के दौरान जो केमिकल थे उनके मास में कोई भी डिफरेंस नहीं, कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ। ठीक, और ये कब की बात है, तो 18वीं सदी में। ठीक है, अब देखो कोई कहेगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसके द्वारा दिया गया था, तो एंटोनी लेवाइजर। तो लिखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिए थे, तो गिवन बाय एंटोनी लेवाइजर, यानी एंटोनी लेवाइजर के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, तो इन 1774 में, यानी कि 1774 में जो है एंटोनी लेवाइजर के द्वारा क्या दिया गया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर भी कहते हैं। तो कोई पूछेगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसके द्वारा दिया गया था, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो दिया गया था एंटोनी लेवाइजर के द्वारा। कब दिया गया था, तो 1774 में, यानी 1774 में दिया गया था। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया, तो अगर हम बोले अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर हम बोले अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलो या मैटर बोलो, बात बराबर है। मास बोलो या मैटर बोलो, दोनों चीज है, मैटर भी बोल सकते हैं, मास भी बोल सकते हैं, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के द्वारा, ठीक है, जो एंटोनी लेवाइजर थे उनका कहना यही था कि मैटर नाइदर बी क्रिएटेड, मैटर कभी तो क्रिएट नहीं हो सकता और नहीं डिस्ट्रॉय हो सकता है। कब, केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो इनका यही कहना था कि मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। कब, इन ए केमिकल रिएक्शन। इनका कहना था कि केमिकल रिएक्शन के दौरान मैटर जो होता है नहीं तो क्रिएट करता है और नहीं तो डिस्ट्रॉय करता है, यानी कि नहीं तो उसमें बढ़ाव होता है उसकी मास में, और नहीं उसकी मास में कोई भी लॉस होता है, यानी कि मास में नहीं तो लॉस होता है, नहीं तो उसके मास में कोई भी गेन होता है। किसमें, इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन में जो मैटर होता है नहीं तो क्रिएट होता है नहीं तो डिस्ट्रॉयड होता है। ठीक, इनका कहना यही था, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे द लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है, मीन्स इन ए केमिकल रिएक्शन, याद रखना, यानी हम किसमें बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन में। जैसे कि केमिकल रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है, तो होता है द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, क्या बोलेंगे, द टोटल मास, जितने सारे मास होते हैं ना, टोटल मास, द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट क्या होता है सब बता देते हैं। द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है कि जितने सारे टोटल मास जो है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में वो हमेशा क्या होगा, बराबर। जितने सारे मास होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, और इससे क्या होता है, उसके मास में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। तो लिखेंगे there is no change in मास, यानी मास में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, मास में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। याद रखिएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो केमिकल रिएक्शन होता है उस केमिकल रिएक्शन में मास का जो है लॉस और गेन नहीं होता है, यानी कि उसके मास में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। जितने मास रिएक्टेंट तरफ होते हैं उतना ही मास प्रोडक्ट तरफ होता है। अब सर ना तो हमको रिएक्टेंट पता है और ना ही तो प्रोडक्ट पता है ना। यहाँ से लिख दे देयर इज नो गेन ऑफ मास, क्या बोलेंगे, देयर इज नो गेन और लॉस इन मास इन ए केमिकल रिएक्शन। लिख लो, ज्यादा बेटर है, ठीक है, लिख देते हैं देयर इज नो गेन और लॉस ऑफ मास इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जो मास होता है नहीं तो वो गेन करता है और नहीं वो लॉस करता है। तो याद रखिएगा केमिकल रिएक्शन में मास जो है नहीं तो गेन करता है और नहीं तो लॉस करता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जहां मास क्या होता है, कंजर्व होता है, नहीं मास बढ़ता है नहीं मास घटता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, जैसे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट मान लेते हैं हम 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिए, कितना ग्राम, 100 ग्राम। और याद रखिएगा ये जो है लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसको कहते हैं रिएक्टेंट, यानी ये क्या है, रिएक्टेंट है, इसका नाम क्या है, रिएक्टेंट, यानी इधर वाला को कहते हैं रिएक्टेंट। और जो रिएक्शन के दौरान हमको जो नया प्रोडक्ट देगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में और डिटेल में बता देंगे, ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, ठीक है। तो अब क्या बोले, जब कैल्शियम कार्बोनेट क्या है हमारा 100 ग्राम, और जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट के रूप में हमको क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, और प्लस कितना, तो 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। और हमको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। और इधर वाला को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्शन के बाद जो नया सब्सटेंस मिलता है, रिएक्टेंट के बाद जो नया सब्सटेंस मिलता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट।
और रिएक्टेंट के पहले जो सब्सटेंस होता है उसको कहते हैं रिएक्टेंट। और इधर 100 ग्राम है और ये दोनों तरफ के मास को जोड़िएगा तो ये भी कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा 100 ग्राम मास। तो ये जो मास है रिएक्शन के दौरान क्या हुआ, इसके मास में कोई भी चेंजिंग नहीं आया। रिएक्टेंट में जितने मास थे टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, यहां देखिए क्या लिखा है, द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट में जो टोटल मास होगा इज इक्वल टू, वो हमेशा बराबर होगा द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट के टोटल मास के। ठीक है, और यही कहता है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है हमारा कोई भी केमिकल रिएक्शन के दौरान मास में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं कि एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि द मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड या और बोल सकते हैं रिमेन्स सेम। जो मास होगा हमेशा वो क्या होगा, सेम होगा, नहीं तो मास हमारा क्या होता है, कंजर्व होता है। कोई दिक्कत? तो आज के सेशन को हम यहीं पे छोड़ेंगे, ठीक है, और फिर मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, अगले क्लास में, ठीक है। और कल अगले क्लास में हम जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे और चर्चा करेंगे, एक दो ठो और एग्जांपल देखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और अगले क्लास में हम लोग जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन देखेंगे, और हो सके तो और आगे जो है हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी या पोस्टुलेट डाल्टन का देखेंगे। तो ठीक है, चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, आप जो है हमारे वीडियो को इतना टाइम दिए, ठीक है, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।